नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है विजय की, राजस्थान के रहने वाले। साल 2005 की इनके साथ में ये घटना घटी थी। तो चलिए आज की कहानी का शुरुआत करते हैं विजय जी के ही शब्दों द्वारा। दोस्तों मेरा नाम विजय है। ये घटना जो मेरे साथ में घटी थी ना, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं एक भूत के साथ ना जाने कितने रात बिताया। मैं भूतनी के साथ दोस्ती कर लिया और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। मैं जब पता लगता है कि मैं एक भूतनी से दोस्ती कर लिया हूँ, तब आप समझ सकते हो कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हुआ था। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। घटना की शुरुआत मैं बताता हूँ कैसे हुई थी, कब हुई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन और एक छोटा भाई। मेरे पिताजी शहर में रहा करते थे और उनका जॉब था। वो 2-3 महीने 4 महीने पर घर लौटते थे। अब घर का जो सारा काम का जिम्मा था मेरे ऊपर ही था। मेरे भाई मुझसे बहुत छोटा था, मैं भी जवान हो चुका था। घर से लेकर के बाहर का देख रेख मुझे ही करना पड़ता था। माताजी की तबीयत खराब होती तो पास के जो कस्बा होता है, वो हमारे पुराने डॉक्टर, मतलब सालों साल से वही डॉक्टर हमारे घर का इलाज करते थे, लेकिन वो आते जाते नहीं थे। उनके पास हमें जाना पड़ता था। मैं माँ को लेकर के दिखाता हूँ और तब उनकी दवा वगैरह स्टार्ट होती है। अब ऐसा ही माँ कभी तबीयत सही हो जाता था और कभी थोड़ा सा बिगड़ भी जाता था, तो मैं उनके पास में जाता था, दवा लेके आता था, नई दवाई चेंज करके देते थे और कहते थे कि अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करवाओ, उनको भाग दौड़ मत करने देना, जहाँ तक कोशिश करो कि वो बेड रेस्ट ले और तब जाके जल्दी सही हो पाएंगे। मैं ऐसा ही करता था। हमारे भाई बहन सब कोई कोशिश करता था कि माँ बेड पर लेटी रहे, लेकिन माँ कम थोड़ी थी, जरा से सही हो जाती थी फिर वो बेड पर कहाँ। हम लोग बोलते रहते थे कि माँ देखो डॉक्टर साहब ने बोला है आप भाग दौड़ मत करो, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठो ना, हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं ना, आपको किस बात की कमी है, हम सब पूरा कर रहे हैं ना, आप आराम कीजिए तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे। लेकिन माँ हंस देती थी, कहती मुझे हुआ क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं और मेरा भाई हम समझा करके थक चुके थे कि माँ ऐसा मत करो, कुछ दिन और सही, जब तक डॉक्टर साहब कहते हैं आप दवाई लेते रहो, आप सही हो जाओगे। लेकिन माँ, उनकी तो नज़र में बिल्कुल वो सही हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं। 2 दिन तो मैं रोकता रहा, लेकिन वो थोड़ा बहुत इधर उधर घर का काम कर लेती थी। उनको काम करना बहुत ही पसंद था, कभी वो खाली नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। ऐसा ही उनका स्वभाव था। और आखिरकार रात के करीब 10:30 बजे तबीयत उनकी फिर बिगड़ जाती है, बुखार चढ़ जाता है। ऐसे लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब हम लोग पूरे के पूरे लोग घबरा जाते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो रोने लगता हूँ, मुझे देख करके मेरे भाई बहन भी रोने लगते हैं। मैं घबरा जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तब मेरी बहन जो छोटी है ना, वो मुझे सुझाव देती है, भैया आप डॉक्टर के पास जाओ, जल्दी से जल्दी निकलो, उनको बताओ कि माँ के साथ में ऐसा हुआ है, दवा को चेंज करके देंगे, आप निकल जाओ भैया, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत बिगड़ चुकी है। तब मेरा ध्यान खुलता है, हाँ हाँ मुझे देर नहीं करना चाहिए,
माँ उस कंडीशन में नहीं थी कि हम बाइक पर बिठा करके माँ को डॉक्टर के पास लेके जा सकते, लेकिन मैं तो जा सकता था। और तब मैं कहता हूँ अपने भाई से, बहन से, माँ को देख रेख करना। जो दवा था, जो खाना बंद कर चुकी थी, वो दवा हम खिला करके और फिर अपना बाइक निकालते हैं और डॉक्टर साहब के घर की तरफ चल पड़ते हैं। कस्बा था, वहाँ से कम 5 किलोमीटर की दूरी था और वो भी रात का वक्त था। उस टाइम रात में बिल्कुल वो रोड सुनसान हो जाता था। ऐसा ही उस रात भी हुआ था, लेकिन मुझे डर भय बिल्कुल लगता ही नहीं था। मैं ऐसा ही था बचपन से लेकर के अभी तक। मैं किसी भूत प्रेत ऐसी शक्तियों को मैं ना जानता था, ना उनको मानता था, और डरने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और उस रात तो मैं बहुत टेंशन में था। मैं कैसे डॉक्टर साहब के पास पहुंचूं, कितनी जल्दी पहुंचूं। जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाता हुआ और आखिरकार मैं वहां पहुंच जाता हूं। जब डॉक्टर साहब को पूरा बात बताता हूं, तब कहते हैं अपनी माँ के क्यों नहीं लाया, अपनी माँ के क्यों नहीं लाया। तब मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, माँ को संभालने वाला कौन, मेरा छोटा भाई, छोटा बहन, और मेरे पास में बाइक। मैं रिस्क नहीं ले सकता था, कहीं गिर गिरा जाए, कुछ हो जाता, फिर मैं क्या करता। आप मुझे जल्द से जल्द दवा दीजिए, मैं जल्दी घर जाऊं। ऐसा दवा दीजिए कि माँ स्वस्थ हो जाए। आखिरकार डॉक्टर साहब दवा देते हैं, कहते हैं जाते जाते ये दवा खिला देना, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन लग रहा है कि तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, दवा टाइम पर खिला नहीं रहे हो, आप बेड रेस्ट नहीं दे रहे हो। इसी से उनकी हालत बिगड़ी है। ऐसी गलती मत करना। जब सही हो जाए तो दिन के टाइम में एक बार मेरे पास लेके आना, मैं दोबारा सा चेकअप करूँगा। हो सकता है कुछ नई दवाइयाँ चेंज करना पड़े। दवा जब मिल जाती है ना, मैं भागने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ और तब तक 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था, मतलब आधा रात होने को आ चुकी थी। जल्दी जल्दी में मेन रोड तो कुछ ही किलोमीटर का था और बाकी हमारे कस्बे का, गांव का रास्ता था। वो रास्ता और भी सुनसान, दोनों साइड में बस जंगल झर करके पेड़, झाड़ियाँ, बस ऐसा ही रास्ता था। और वो रात बिल्कुल भयानक लग रही थी। लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था ना, तो मुझे किसी बात का डर था नहीं। मेरे आगे तो मेरी माँ का चेहरा नाच रहा था। माँ स्वस्थ होगी, माँ बिल्कुल स्वस्थ होगी। मन ही मन भगवान से कामना करता हुआ अब मैं अपने रास्ते की तरफ चल रहा था। लेकिन उसी टाइम में जब हमारा गांव लगभग 2 किलोमीटर रह जाता है, तब मेरी बाइक भट 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 आवाज़ करके रुक जाती है। सच कहूँ ना, उस बाइक पर जिसे मैं बहुत प्यार करता था, मुझे बड़ा गुस्सा आया था अपनी बाइक पर। क्या मतलब, पेट्रोल है, फिर बंद क्यों हो गई, बंद क्यों हो गई। किक मारता हूँ, पसीने से नहा जाता हूँ, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती है। मैं पसीने से भर चुका था। मुझे बाइक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया इसको, क्यों रुक गई। मुझे घर तक पहुंचा देती तो क्या हो जाता। मैं जैसे बाइक से गुस्सा करने लगा था। आखिरकार कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे लगने लगा यहाँ अपना टाइम खराब करना ठीक नहीं है। चलो अब घसीटते हुए बाइक को, चलो अब धकेलते हुए बाइक को चल देता हूँ। इतना मैं थक चुका था, आधा किलोमीटर चल कर के ही, मतलब आधा किलोमीटर तो मैं बाइक चला चुका था, 500 मीटर के आसपास। लेकिन अभी 1.5 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करना था। वहाँ पर एक पुलिया थी। जब मैं पुलिया के पास पहुँचता हूँ ना, तब मैं पूरी तरह से थक चुका था। अब हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ पाऊँ बाइक धकेलते हुए। पैदल तो मैं चल भी सकता था, लेकिन समस्या थी बाइक को। बाइक छोड़ करके मैं कैसे अपने घर जाऊँ, और उधर माँ की तबीयत खराब। मैं बिल्कुल बेबस हुआ पड़ा था। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में मुझे करना क्या चाहिए था, और घर भी जल्दी पहुंचना था। मैं पुलिया के पास अपनी बाइक खड़ा करके सुस्ताने लगता हूँ, और तभी कोई पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। चांद की रोशनी थी। अगर चांद की रोशनी नहीं होती
तो मैं देख भी नहीं पाता। मुझे लगा कि कोई राहगीर आ रहा है, वो मेरी मदद कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है। लेकिन जब वो नज़दीक आता है ना, तब मैं सोच लेता हूँ कि ये लड़की मेरी क्या मदद करेगी। ये तो लड़की है। कोई जेंट्स होता तो शायद मैं उससे कुछ मदद भी करवा सकता था, लेकिन लड़की है भाई। मैं उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं पाया था कि इतनी रात को अकेली लड़की इस रास्ते पर क्यों जा रही है। उस टाइम तो मैं अलग दुनिया में था, माँ की चिंता में डूबा हुआ था। मैं घर पहुँचना चाहता था तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सुस्ता रहा था, सांसें ले रहा था ताकि मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊं और मैं फिर बाइक को धकेलता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ूं। तभी बाइक के पास वो लड़की आकर के रुक जाती है। मैं उसको देखता हूँ, मेरी ही उम्र की बराबर की थी, और वो रुक जाती है और कहती है, क्या हुआ नौजवान, बाइक खराब हो गई क्या? मैं उससे बोलना नहीं चाहता था, लड़की जात थी और मैं ज़्यादातर लड़कियों से दूर ही रहा करता था। मैं ऐसा ही था। वो लड़की दोबारा बोलती है, अरे आप बताते क्यों नहीं हैं, क्या बात है, बाइक खराब हो गई क्या, कहाँ के रहने वाले हो? लेकिन फिर भी मैं उसका जवाब नहीं देता। तब वो कहती है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप बहुत परेशानी में दिख रहे हो। तब मैं उसको बोल पड़ता हूँ गुस्से में, आप मेरी क्या मदद कर सकती हो? आप तो एक लड़की हो, आप मेरी मदद क्या कर सकती हो? तब वो मुस्कुराती है, कहती है, मैं मदद कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो। मैं कहता हूँ, मेरी बाइक बंद हो गई है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, दवा मेरे पास में है, अभी मेरा गांव जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें पैदल बाइक को घसीटते हुए कब तक पहुँचूँगा? मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आराम कर रहा था। तब लड़की थी, इतनी सी बात है, बैठो बैठो, मैं तुम्हें धकेलती हूँ, कोशिश करती हूँ तुम्हारी बाइक स्टार्ट हो जाए। मैं कहने लगा, कैसे बाइक स्टार्ट हो जाएगा, मैं किक मार मार के तो थक चुका हूँ। तब कहती है, चिंता मत करो, एक बार अपने बाइक पर बैठो और किक से कभी कभी स्टार्ट नहीं होती है तो धक्का लगाना पड़ता है। मैं उसकी बात पर मन ही मन मुस्कुरा तो देता हूँ, अरे भाई ये कार नहीं है, ये बाइक है। कार में होता है जब बैटरी डाउन हो जाती है तब उसको धक्का लगाना पड़ता है, ये बाइक है, इसमें तो किक से ही स्टार्ट होती है। तब मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। लड़की कहती है, अगर घर जल्दी पहुँचना है तो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। मेरे पास भी बाइक थी जो कभी कभी स्टार्ट नहीं होती थी भैया की, तब भैया ऐसा काम करते थे, वो मुझे कंफ्यूज कर देती। आखिरकार मैं उसकी जिद के आगे हार चुका था। कहने लगे, ठीक है मैं बैठता हूँ, आप धक्का लगाओ। बैठ तो जाता हूँ, हाँ वो तेजी से जैसे उसके शरीर में बिल्कुल ताकत भरा हुआ। वो लड़की ना होकर के मुझे ऐसा लग रहा था कोई पहलवान लड़का हो। तेजी से धक्का लगाने लगी, कहने लगी, अब गियर में डालो, देखो स्टार्ट करो, हो जाएगा, चिल्लाते हुए बोल रही थी। कमाल की बात थी, उसका नुस्खा काम कर गया था, बाइक स्टार्ट हो जाती है। मैं तो खुश हो जाता हूँ। तब वो लड़की मेरे पास में आती है, अगर इसी रास्ते पर जा रहे हो तो मुझे भी बिठा लो। मैं कहता हूँ, जल्दी बैठो, कहीं मेरे बाइक बंद ना हो जाए, मेरी बाइक बंद ना हो जाए। तब कहती है कि बिल्कुल नहीं बंद होगा, बिल्कुल बंद नहीं होगा, मुझे बिठा लो। मैं कहता हूँ, जल्दी बैठो तो सही। बैठ जाती है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया था, बैठने के बाद उसका वजन मुझे महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लगा था कि बाइक की पिछली सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। मैं अब जल्दी जल्दी अपना घर पहुंचना चाहता था। आखिरकार जब मेरा गांव आ जाता है और वहां से मैं अपने रास्ते पर मुड़ने वाला था, तब मैं वहां पर बाइक रोक देता हूँ। उस लड़की से पूछता हूँ, क्या आप मेरी गांव की हो? मैं तो आपको कभी जानता नहीं। तब कहती, नहीं नहीं, मेरा गांव अगला है, अगला गांव है, अपने गांव का नाम बताती है। तब मैं कहता हूँ कि चलो मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। कहती, नहीं नहीं, आप अपने घर जाओ, आपकी माँ की तबीयत खराब है, आप पहले उनको इलाज करो,
दवा जो लेके आए हो अपनी माँ को खिलाओ। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपकी माँ आज जब आप घर जाओगे ना तो बिल्कुल भली चंगी मिलेगी। आप परेशान ना हो, मेरा दिल गवाही दे रहा है। मैं उसका चेहरा देखते रह गया था। और तब मैं कई बार कोशिश किया कि चलो आप अकेली हो, आप इतना दूर है भी गांव आपका, कम से कम 600-700 मीटर है, मैं छोड़ ही देता हूँ। वो मना करने लगी कि नहीं, अपने घर पर पहुँचो, अपने घर पर पहुँचो। मैं अब अपने गांव की तरफ मुड़ जाता हूँ। लड़की वहीं खड़ी रहती है। ना जाने क्या ऐसा लग रहा था कि जिस इस लड़की से मुझे कोई रिश्ता रहा होगा। वो मेरी मदद करती है, ऐसा एहसास होता है कि ना इससे मुझे बात करना चाहिए। ऐसा दिल में ना जाने ऐसा क्यों ख्याल आया था। और तब मैं रुक जाता हूँ। लड़की कहती अब जाओ भी सही, जाओ भी सही, तुम्हारा परिवार के लोग इंतजार करते होंगे, तुम्हें घर पहुँचना चाहिए। उस लड़की ने ना जाने क्यों मेरे दिल में हलचल मचा दिया था। मुझे लगने लगा कि जरूर इससे मेरा कोई ना कोई रिश्ता है। ऐसा मुझे महसूस होने लगा था। उसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। लड़की आ जाती है और तब मुझे समझाती है तुम्हें घर पहुंचना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं जाने को तो तैयार था, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वजह ज़रूर था जो मुझे रोक रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, इस लड़की से मैं बिछड़ना सही नहीं लग रहा है, मुझे इससे बात करना चाहिए, मुझे इससे बात करना अच्छा लगने लगा था। लेकिन वो लड़की मुझे समझा रही थी कि आप चले जाओ, आप चले जाओ। और तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छी हो, आप दिल के भी अच्छी हो, आप अकेले क्यों आ रही थी। तब कहती है जरूरी काम से शहर गई थी, बस से उतरी तो कोई साधन नहीं मिला। अक्सर मेरे ऐसे होता रहता है, मैं शहर से आती जाती रहती हूँ, मेरा आधा परिवार तो शहर में रहता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ में। लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ, डरती नहीं हूँ, मेरे में इतना हौसला है। और तब मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। देखने में फूल सी लड़की, और कह रही थी कि मुझ में इतना साहस है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं उसको देखता रह गया था। और तब मुझे कहती है तुमने अपना नाम नहीं बताया। और तब मैं अपना नाम बताता हूँ। उस लड़की से कहता हूँ कि आप अपना नाम भी बता दो। मतलब दिल में जो खलबली मच रही थी, और शायद लड़की भी मुझे पसंद करने लगी थी। और तभी तो अपना नाम बताती है। और इसके बाद कहती है कि जाओ भी। मैं जाने लगता हूँ, फिर रुक जाता हूँ और फिर कहता हूँ ऐसा कोई संजोग होगा कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे। और तब वो जोर से हंसने लगती है, कहती है ये तो नहीं जानती, लेकिन अगर संजोग में लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। अब जाओ भी, अब जाओ भी। आखिरकार मैं अपने रास्ते चल देता हूँ, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ कर देखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। वो लड़की आगे की तरफ जा रही थी, वो भी मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी और मैं भी उसको मुड़ मुड़ के देख रहा था। उस लड़की ने मेरे दिल में एक जगह बना लिया था। मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जब मैं घर पहुंचता हूं ना तो घर में शांति थी, एकदम खामोशी छाई हुई थी। एक बार तो मेरा दिल धड़कने लगा, ऐसा क्या बात है, क्या सब सो गए, क्या कोई और बात हो गई। दिल तेजी से धड़कता है और तब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ। मेरा भाई आता है। मैं कहता हूँ सब कुछ सही है ना, माँ सही है ना। और तब कहता हाँ हाँ, माँ सो चुकी है, माँ सो चुकी है। और तब मेरा मन शांत होता है जब मैं माँ का चेहरा देखता हूँ। जा करके आराम से सोई हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि जाते ही दवा खिला देना। और फिर मैं माँ को जगाता नहीं हूँ, मैं उनका चेहरा देखने लगता हूँ। सोने के टाइम कितना उनका चेहरा शांत लग रहा था, कितनी अच्छी लग रही थी, मैं तो देखता ही रहा था। और तब मेरे भाई मेरी बहन कहते हैं दवा लाए हो ना, दवा लाए हो ना। मैं कहता हूँ हाँ, डॉक्टर साहब ने दवा दिया है तो खिलाओ ना, हम जगा रहे हैं ना। मेरा तो मन नहीं कर रहा था कि सोते हुए माँ को जगाया जाए, लेकिन दवा भी तो खिलाना जरूरी था। इसके बाद हम
माँ को जगाते हैं। माँ आंखें खोलती है। तू आ गया बेटा, आ गया बेटा, मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ ना। ना जाने मुझे क्या हो गया था, न जाने मुझे क्या हो गया था। तब मैं कहने लगा आपको कुछ नहीं हुआ था, आप दवा खाओ और आराम करो। कल हम आपको लेके चलेंगे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, आप चल पड़ोगी ना। तब कहती है हाँ मैं चल पड़ूंगी। दवा खाती हैं और फिर बिल्कुल नींद में आ जाती है। हम उनको देखते रहते हैं। ऐसा हम तीनों बहन भाई अपनी माँ की देखरेख करते थे। बहन भाई तो सो जाते हैं, हाँ मैं माँ की रखवाली करता हूँ। आखिरकार मैं भी थका हुआ था, कब मुझे नींद आ जाती है मैं भी सो जाता हूँ। सुबह जब माँ उठती है ना, वही मुझे जगाती है, बेटा उठ, बेटा उठ, सुबह हो गई है। माँ सुस्त दिख रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला था कि एक बार मेरे पास में ले आना। तब मैं माँ से कहता हूँ माँ आप तैयार हो जाओ, और मैं भी तैयार हो लेता हूँ, डॉक्टर के पास चलेंगे। माँ बिल्कुल राजी हो चुकी थी। इसके बाद हम डॉक्टर साहब पहुँचते हैं, चेकअप करते हैं और कहते हैं मैं कुछ दवाई चेंज कर रहा हूँ, ये दवाई देना है आपसे। देखो ये दवा नागा नहीं होना चाहिए, टाइम पर दवा खिलाना है, तभी तुम्हारा माँ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन पहले से अब अच्छा दिख रही हैं, रिकवर कर रही हैं, सही हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। ये दवा तुम्हें टाइम टाइम पर खिलाना है। फिर हम घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद मेरे मन में बहुत शांति मिलती है कि चलो अब नया दवा आ चुका है, इससे माँ को अब जो बीमारी है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वही देख रेख में करने लगते हैं। हम माँ को कोई काम करने नहीं देते थे, ज़्यादातर समय उनका बेड पर बीतता था, लेकिन जरा भी आँख झपकती थी, इधर से उधर होता था, वो उतर जाती थी, कोई ना कोई काम करने का बहाना ढूंढने लगती थी। तब हम तीनों भाई बहन माँ से नाराज़गी का नाटक करते थे। वो हंसने लगती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग खाम खा परेशान हो गए हो। तब कहते हैं तीनों भाई मिल कर के हाँ माँ हम तो बस परेशान हो गए हैं और कोई बात नहीं है, आप आराम करो। डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपको, आपको कुछ समझ में आया? तब जाके माँ लेटती थी। ऐसा करते करते लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। फिर माँ तो स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मैं अब उस लड़की की बात पर आता हूँ जो मेरे दिल में एक जगह बना लिया था, दिल में हलचल कर दिया था। मुझे लगने लगा कि उससे मिलना चाहिए। वो अगले गांव की रहने वाली थी, मैं उस तरफ मुझे जाना नहीं होता था। हमारे जो कस्बे का रास्ता था वो दूसरी साइड से था, कभी उस तरफ में हम जाते भी नहीं थे, जिधर उनका गांव था कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता था। मैं उसी के चक्कर में जानने के लिए उस गांव की तरफ जाता हूँ। मैं उसका नाम तो पूछा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि उस गांव में, उस बस्ती में जा कर के उसके नाम से मैं इंक्वायरी करूं कि उस लड़की का घर कहाँ है। लोग बाग ना जाने क्या क्या समझ पड़ते, लेकिन मैं कई चक्कर उस गांव का लगा चुका था कि कभी कभी बाहर निकलेगी घर से, रोड पर नज़र आएगी, लेकिन वो नज़र नहीं आती है। एक बार मैं शहर गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, और वहाँ पर लेट हो जाता है। मैं अपने बाइक से ही था, रात के करीब 9 साढ़े 9 का वक्त था। एका दुगा रास्ता चल रहा था, और मैं जब उसी पुलिया के पास आता हूँ तो वो पुलिया पर बैठी हुई दिखाई देती है, अपने पैर हिलाते हुए मुझे देख करके सामने खड़ा हो जाती है। अरे रोको रोको रोको। मैं उसको देख करके हैरान हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। मुझे देख करके बड़ा खुश हो जाती है, कहती है अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तो ऐसे कोई देख रही थी कि कोई बाइक वाला आ जाए, तो मैं भी आज थक चुकी हूँ, मैं पैदल चलना नहीं चाहती हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, चलो तुम मिल गए तो मुझे अपने गांव के रास्ते तक तो छोड़ ही देना, अब फिर वहाँ से मैं तो चली जाऊँगी। मैं उसको ढूंढने के लिए ना जाने कितने चक्कर उसके गांव के लगाए थे, और वो मुझे किन हालात में मिली, उस पुलिया पर बैठी हुई। मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूँ, उसको देख करके मेरा दिल धड़कने लगता है, और वो भी मुझे देख करके बड़ा खुश हुई थी। और तब मैं उसको अपने बाइक पर बिठाता हूँ और चल पड़ता हूँ। लेकिन जब अपने गांव के रास्ते पर आता हूँ, तब मैं उससे कहता हूँ
कि मैं आपको गांव तक, आपके घर के आसपास तक मैं छोड़ के आ जाता हूँ। आप शहर से आ रही हो ना? हाँ, तब कहती हाँ, आज भी कुछ लेट हो गया था, लेकिन विशेष ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। लेकिन तभी मुझे कोई सवारी नहीं मिली और मैं थक चुकी थी। मेरे दिल में तो हलचल उसको देख करके हो गया था। शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी और मैं तो एकदम मुझसे प्यार करने लगा था। मैं बार बार देखता था उसको। हाँ, तब कहती है, क्या देख रहे हो, क्या देख रही हो, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? हाँ, तब मैं बोल ही पड़ा कि हाँ, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप बहुत सुंदर हो, मेरे मन के तो आप भा चुकी हो। ये बात मेरे मुंह से कैसे निकल चुकी, मैं खुद हैरान था। हाँ, तब लड़की भी कहती है कि हाँ, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। अब एक दूसरे से बस दोस्ती का शुरुआत तो हो चुका था। और तब हम दोनों कुछ देर के लिए वहाँ पर बातचीत करने लगते हैं। मैं कहता हूँ कि देखो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ना जाने कितना चक्कर तुम्हारे गांव का लगाया, जब मैं उस साइड में जाता नहीं था। तुम्हारे चक्कर में मैं उस गांव में गया था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किसी से पूछ लूँ, नाम तो पता ही था। तब लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, पूछ लेते किसी से, कोई ना कोई मेरे घर का रास्ता बता देता। इसके बाद तो हमारी दोस्ती का शुरुआत हो चुका था। हम अब मिलने के लिए तैयार हो चुके थे। मैं उनसे बोलने लगा, लड़की से, कि अब हम कहाँ मिलेंगे, अगली बार कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे। तब लड़की कहने लगी कि देखो, 2 दिन के बाद उसी पुलिया के आसपास में मिलना। मैं शहर से लौटूंगी, फिर मैं उसी पुलिया पर मिल जाऊंगी। मैं कहने लगा, तुम उस पुलिया पर क्यों? हमारे गांव का जहाँ ये रास्ता है, यहीं पर तुम मिल जाना। यहाँ पर बैठेंगे, रात होने के बाद कोई आता जाता तो है नहीं। तब कहने लगे, तुम्हारी मर्जी, हम तो यहीं मिल लिया करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद में, मैं 2 दिन के बाद उसका इंतज़ार कर रहा था, वही रात के 9 बजे के बाद। और वो शहर की तरफ से नहीं, अपने गांव की तरफ से आती हुई मुझे दिखाई दी। मैं उसको देख करके बड़ा खुश हो गया था। और इसके बाद तो हमारा दोस्ती प्यार में बदल चुका था। हम एक दूसरे के इतना प्यार करने लगे, अब साथ साथ रहने का। जब भी हमें मौका मिलता, वो लड़की हमारा पास में होती। हम उससे पूछ लेते थे कि अगली बार कब मिलेंगे, और तब वो सोचती हुई जवाब देती थी कि हाँ, इतने दिन के बाद इसी जगह पर मिलेंगे। मैं तो जैसे इंतज़ार करता रहता था। ऐसा उस लड़की ने मेरे ऊपर में ना जाने क्या जादू किया था। मैं उसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन ये बात मैं किसी को शेयर नहीं किया था, ना तो अपने परिवार में, ना अपने दोस्तों मित्रों में। ये बात हमारे दिल में थी। लड़की ने कहा था कि देखो, मुझे बदनाम मत करना, ये बात हमारे तुम्हारे बीच की है, हम दोनों ही जानते हैं, तीसरे को ये बात मत बताना। मैं उसकी बात को समझता था, भाई लड़की है, बदनामी हो जाएगी, डर लगता था। वो उसका कहना भी बिल्कुल सही था। हम छुप छुप कर रात को मिलते थे, कभी 2 दिन पर, कभी 3 दिन पर, कभी 5 दिन पर। हम मिलते थे तो 2 घंटा के आसपास हम एक जगह पर रहते थे, प्रेम करते थे। अब फिर वो अपने रास्ते उस गांव की तरफ लौट जाती थी और मैं अपने गांव की तरफ। ऐसा ही सिलसिला लगभग 3 महीने तक चला था। मैं उस लड़की के साथ न जाने कितनी रातें गुजार चुका था। मैं जान नहीं पाया था कि वो लड़की कोई भूतनी भी हो सकती है। लेकिन वो रात आ चुकी थी। वो रात आ चुकी थी जब वो मुझसे लड़की आके मिलती है। लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो मतलब देखने में दुखी लग रही थी। वो बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं कहने लगा कि तुम कुछ बोलना चाहती हो क्या? कुछ तुम्हारे दिल के अंदर में चल रहा है क्या? आज कुछ विशेष नज़र से मुझे देख रही हो, बात क्या है? कुछ बात हो तो बताओ ना। तब कहती, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ, नहीं, जरूर तुम कोई बात को अपने अंदर में छिपा रखी हो, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना। तब कहती है, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं, अरे भाई कैसे भी बताओ,
लेकिन मुझे बताओ, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। कोई विशेष बात होगी और तभी तुम बोलने से हिचक रही हो। आखिर बात क्या है? क्या हमारे प्रेम को किसी ने देख लिया है? क्या गांव में कोई जान चुका है? कोई ना कोई समस्या तो है, ऐसा है क्या? और तब कहती है, नहीं, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को भी नहीं बताई और ना हमें अभी तक किसी ने देखा है। मैं राहत का सांस लेता हूँ और फिर कहता हूँ कि फिर बात क्या है, इतना तुम उदास क्यों हो? और तब कहती है, देखो, मैं बताऊंगी ना तो तुम यकीन नहीं कर पाओगे। मैं वही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें ये बात को कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की चिंता में दिख रही थी और मैं भी दुखी हो चुका था उसकी बात सुन करके। आखिर उसके दिल में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है? बताना तो चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही है। मैं भी उससे जिद कर लेता हूँ कि देखो, तुम्हें बताना तो पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम अपनी बात को छिपा के रखना नहीं चाहिए। मेरे जो भी दिल में आता है मैं तुमसे कभी छिपाता हूँ? जो तुमने सब कुछ मेरे से पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मैं सब कुछ बता दिया ना अपने बारे में। तुम भी अपने बारे में कोई बात अंदर छिपा रखी हो तो मुझे बताओ ना। आखिर तुम क्यों नहीं बताना चाहती हो? और तब मैं देखता हूँ उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगता है। उसके आंसू देख करके मैं और बेचैन हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात अंदर छिपा कर रखी हुई है। क्या बात हो सकती है? क्या बात हो सकती है? और तब वो लड़की मेरा नाम लेके कहती है कि देखो, मैं एक प्रेतात्मा हूँ। जैसे बोलती है ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मुझे लगा कि ये मजाकिया लड़की थी, कभी कभी ऐसा मजाक भी करती थी, अब ऐसा तो चलता रहता है। मैं कहता हूँ, अरे भाई, ये वक्त नहीं है ऐसा मजाक करने का, तुम ऐसा मजाक मत किया करो। कोई भूत प्रेत नहीं होता है, कोई प्रेतात्मा नहीं होता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मजाक कर रही हो ना? तब कहते नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं यही तो बात बोलना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था, मैं इसलिए बोल नहीं पा रही थी। मैं वास्तव में एक प्रेतात्मा हूँ। मैं अब तुमसे जो भी सच्चाई हो, मैं सच्चाई जो छिपाना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बारे में सब बताना चाहती हूँ। मैं जब उसकी बात सुनता हूँ तब भी यकीन नहीं कर पाता। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब कहती है कि नहीं, जो कुछ कह रही हूँ मैं सच्ची कह रही हूँ। अब देखो, मेरा अब जाने का समय आ चुका है, मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं डर रही थी। मेरा तो मन कर रहा था कि ये बात को ना बताऊं, लेकिन तुम मुझसे बहुत सच्चा प्यार करते थे। मुझे लगा कि तुम मुझे ढूंढोगे, उस गांव में जाओगे, पता करोगे कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। लेकिन तुम ढूंढते रह जाते, मैं मिल ही नहीं पाती। गांव के लोग कोई बता भी नहीं पाते उस नाम की लड़की इस गांव में रहती है कि नहीं रहती है, उनको पता ही नहीं है। मैं उसकी बात सुन कर के हैरान हो गया था। आखिर मैं रोने लगा था उसकी बात सुन कर के। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, वो लड़की मेरी बात सुन कर के कहने लगी, नहीं, सच कह रही हूँ, ये आखिरी मौका है सच बोलने का। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं और इसके बाद हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। और सुनो, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम मुझे ढूंढने का कोशिश मत करना, मेरी प्रेम का कसम है। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो बस बस मुझे याद रखना कि कभी मैं तुम्हारी प्रेमिका थी, कभी तुम्हारी दोस्त थी, इतना तो याद रख सकते हो ना। मेरे आंखों से आंसू बह रहा था, मैं उसका हाथ पकड़े हुआ था। अब मैं कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। आखिरकार तुम कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब कहती है कि नहीं, वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं प्रेत जोनी में भटकती रहूं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे नहीं मालूम था कि प्रेत जोनी क्या होता है। मैं भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं था, मैं तो मानता भी नहीं था। मैं तो जिद पकड़ लिया था कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम कैसे जाओगी?
तब वो रोते रोते कहने लगी कि देखो, मैं बहुत सालों से इस जोनी में भटक रही हूँ। मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिला था। मैं अपने मित्र के लिए तरसती रहती थी। मैं जब किसी के सामने आती थी, लोग बाग देख करके डर जाते थे। तुम भी उस रात मिले ना, तो मेरा मन किया था कि मैं तुम्हें भी डरा दूं, लेकिन तुम्हें देख करके मेरा मन पिघलने लगा। मुझे लगा कि नहीं, तुम्हारे दिल में ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। तुम मन के बड़ा शांत हो, तुम बिल्कुल सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं किया। मुझे लगा कि तुम मेरे सच्चे मित्र बन सकते हो। हाँ, तुम्हारी बाइक को मैंने स्टार्ट किया था, याद है ना? याद है ना? तब मैं रोते रोते कहने लगा, हाँ, अच्छी तरह से याद है। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं जानता हूँ ये प्रेत जोनी क्या है। तुम आत्मा हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन वो लड़की मुझसे लिपट गई थी। कहने लगी कि देखो, अब मुझे रोको मत। मैं इस टाइम के लिए ना जाने कितनी बार तरस चुकी हूँ। कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब मुझे मुक्ति मिलेगी। अब वो समय आ चुका है। बस आज की रात, जैसे ही आधी रात होगी, मेरी मुक्ति आ जाएगी। फिर मैं इस दुनिया से अलग हो जाऊंगी। मैं बस उसको देख रहा था। जिस लड़की को मैं इंसान ही समझा था, अभी तक इंसान समझ रहा था, वो तो एक प्रेतात्मा थी। वो मेरी दोस्त बन चुकी थी। जो लोगों को डराया करती थी, धमकाया करती थी, उसको लोग देख करके डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, जान बचा के भागते थे। वो मेरे अंदर में ना जाने क्या ऐसी चीज़ देखती है कि वो मेरी दोस्त बन जाती है, मुझसे प्रेम करने लगती है। और आज कह रही थी कि बस आज की रात आखिरी है। मैं उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता था। आधी रात होने को आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। दोनों के आंखों में आंसू था। ऐसा लग रहा था कि ये वक्त रुक जाए, ये वक्त जहाँ पर है ना, वहीं पर थम जाए। हम सदा सदा के लिए एक रहें। लेकिन आखिरकार उसको जाना भी तो था। जैसे ही आधी रात होता है, तब कहती है, तुम मुझे हंसते हंसते विदा करो। मैं तुम्हारी चेहरा हंसता हुआ देखना चाहती हूँ, जैसे तुम पहले मुझे दिखाई पड़े थे, गंभीर स्वभाव के, दिल के बड़ा सरल। तुम्हारे दिल के अंदर में कोई पाप नहीं। जैसा तुम थे वैसे ही मुझे नजर आओ। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आएगा, फिर शायद मेरी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मेरे दोस्त, मुझे हंस करके विदा करो, मुझे हंस करके विदा करो। मैं रोता रह गया था, मैं बिलखता रह गया था कि मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन वो जाने के तैयार बैठी थी। ना जाने कब से इस दुनिया में भटक रही थी। अब उसके पास वो मौका आ चुका था। उस मौका को गंवाना नहीं चाहती थी। वो छोड़ के जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुक्ति तो मिलनी चाहिए। मैं उसको भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ चुका था जब मेरा हाथ छोड़ करके कहती है, दोस्त अलविदा, अलविदा दोस्त, मुझे तुम याद रखना, ख्यालों में। हाँ, इसके बाद मेरे सामने ही उसका शरीर जैसे हवा में विलीन होने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में परछाई सी बन जाती है। इसके बाद जैसे हवा में गायब हो जाती है। मैं वहाँ पर ना जाने कितना टाइम तक रोता रह गया था। मैं उसका नाम लेके पुकारता था, तुम यहीं आसपास में हो ना, तुम मजाक कर रही हो ना, तुम सच नहीं बोल रही हो ना, मुझे तड़पा रही हो ना। लेकिन वो तो जा चुकी थी। आखिरकार मैं उदास भाव से अपने घर लौटता हूँ। उसके बाद मैं कई दिनों तक गम में डूबा रहा था। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई पूछा करते थे, आखिर बात क्या है? तुम मुझसे कोई बात शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? तुम ऐसा उदास क्यों रहते हो भाई? लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं एक प्रेतात्मा लड़की से प्यार कर बैठा था। वो अब मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं टाइम तो मुझे ज़रूर लगा था, लेकिन आज भी मैं उस लड़की को भूल नहीं पाता हूँ। मैं उससे सच्चा मोहब्बत किया था, सच्चा प्यार किया था, और वो भी मुझसे बहुत सच्चा मोहब्बत और सच्चा प्यार किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, विजय जी की भेजी हुई। ये कहानी छोटी तो ज़रूर है, लेकिन मेरे दिल को बहुत भाई थी। तभी मैं ये कहानी
आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार देना, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।